दोस्तों, अमेरिकी राज्य यूटा की उबड़ खाबड़ जमीन के बीच एक या दो नहीं बल्कि कई तालाब है जिन्हें सैटेलाइट इमेज के जरिए आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये 23 तालाब यहाँ पर आए कैसे? आखिर इन तालाबों का रंग बाकी तालाबों के पानी से अलग क्यों है? आज के इस वीडियो में हम यूटा के इन्हीं तालाबों के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। यूटा के शुष्क और उबड़ खाबड़ पहाड़ों के बीच 400 एकड़ के एरिया में पानी के 23 पूल है, जिनमें से ज्यादातर तालाबों का रंग गहरा नीला है और ये तालाब बीतते वक्त के साथ पानी का रंग भी बदलते रहते हैं। आमतौर पर इस इलाके में आम आदमी की चहल पहल नहीं होती है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि बंजर पहाड़ों के बीच पानी के 23 तालाब क्यों है? शुरुआत में कई लोगों को लगता था कि ये तालाब अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के रिसर्च का हिस्सा है, जिसकी वजह से आम लोगों को इन तालाबों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तालाब किसी रिसर्च का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। इस चीज को ऐश यानी राख के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में यह राख कई तरह की चीजों के प्रोडक्शन में अहम भूमिका निभाती है। दरअसल राख में कई तरह के केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं जो हवा और पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। शुरुआती दौर में जब ठंड से बचने के लिए आग जलाई जाती थी, तो उसके बुझने के बाद काफी ज्यादा मात्रा में राख बच जाती थी। उस राख को एक बर्तन में इकट्ठा किया जाता था और फिर उसमें पानी भर दिया जाता था, जिसकी वजह से राख में कुछ एलिमेंट्स पानी में घुल जाते थे और उसका रंग बदल देते थे। वहीं जब इस पानी को धूप में रखा जाता था, तो सूरज की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ जाता था, जबकि बर्तन की तलहटी पर शुद्ध राख बच जाती थी। इस राख का इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता था, जबकि कुछ जगहों पर इस राख से कपड़ों को रंगने और कांच की चीजें बनाने का काम किया जाता था। इस तरह बीते वक्त के साथ पश्चिमी देशों में पोटाश की मांग बढ़ने लगी थी, जिसे बनाने के लिए 1780 के दशक तक कई फैक्ट्री खुल चुकी थी। इन फैक्ट्रियों में पेड़ की लकड़ियों को बड़े पैमाने पर जलाया जाता था और फिर उनसे निर्मित होने वाली राख को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा करके उसे पानी से भर दिया जाता था। इसके बाद उस बर्तन को धूप में कुछ दिनों के लिए छोड़ देते थे और आखिर में शुद्ध राख यानी ऐश को प्राप्त किया जाता था। इस राख का इस्तेमाल कांच के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि राख की वजह से ग्लास का मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है और इसे मनचाहा डिजाइन या आकार देना इजी होता है। इसी तरह राख में जानवरों की चर्बी से मिलने वाले फैट को मिलाने से उसे साबुन का रूप दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि पोटाश की मांग बढ़ना तय था। लेकिन इस राख को पाने के लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे जा रहे थे, जिससे प्रकृति को नुकसान पहुंच रहा था। साल 1790 में सैमुअल हॉपकिंस नाम के आविष्कारक ने राख बनाने का एक नया तरीका इजाद किया था, जिसके तहत राख को धूप में नहीं बल्कि भट्टी में सुखाकर तैयार किया जाता था। इस तरीके से कम समय में ज्यादा राख को तैयार किया जा सकता था, लेकिन इससे पेड़ों की कटाई की समस्या हल नहीं हो पाई थी। वहीं दूसरी तरफ पोटाश की मांग और उसे बनाने का काम अमेरिका में जोरों शोरों से चल रहा था। तभी साल 1807 में वैज्ञानिक हम्फ्री डेविड ने राख बनाने का नया तरीका खोज निकाला था। इसके लिए उन्होंने लकड़ी को जलाकर उससे मिलने वाली राख को एक मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा किया और फिर उसे बैटरी की मदद से चार्ज करने लगे, जिसकी वजह से राख में केमिकल रिएक्शन होने लगा और देखते ही देखते राख में ब्लास्ट हो गया था। इस नए एलिमेंट को पोटेशियम नाम दिया गया था, जिसे वर्तमान समय में पोटेशियम के नाम से जाना जाता है और ये केला और किशमिश जैसे खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन अगर शुद्ध पोटेशियम की बात करें तो वह फलों में ज्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता है, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव तत्व है और वो हवा या पानी के संपर्क में आते ही तुरंत रिएक्ट करता है। यही वजह है कि प्योर पोटेशियम को ब्लास्ट होने से रोकने के लिए उसे तेल में डुबोकर रखा जाता है, ताकि वो हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट ना करे। इस पोटेशियम और राख का इस्तेमाल करके बैटरी से लेकर ग्लास और गन पाउडर तक कई चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि ये तत्व फसलों की पैदावार को बढ़ाने और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मददगार साबित होते हैं। पोटेशियम और राख की मांग दिन ब दिन बढ़ रही थी और उसे पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई भी जोर शोर से हो रही थी। तभी साल 1861 में जर्मनी ने पोटाश बनाने का एक नया तरीका खोज निकाला था। इस नए तरीके में राख को लकड़ी से नहीं बल्कि एक खास तरह के पत्थर से प्राप्त किया जाता था, जो जर्मनी में बहुत ज्यादा मात्रा में था। कई देशों ने जंगलों की कटाई पर रोक लगाने के बाद जर्मनी से पोटाश खरीदना शुरू कर दिया था, जिसका इस्तेमाल करके कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे।
इससे जर्मनी को मुनाफा कमाने में मदद मिल रही थी, जबकि दूसरे यूरोपीय और पश्चिमी देशों का काम भी आसान हो गया था। लेकिन साल 1910 में जर्मनी ने अचानक से पोटाश की प्रोडक्शन और उसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसकी वजह से कई देशों को नुकसान हो रहा था। इस रोक का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ था, क्योंकि उस वक्त तक अमेरिका के पास पोटाश के कोई घरेलू संसाधन नहीं थे। मौजूदा सरकार ने अमेरिका में पोटाश की खोज करने के लिए फंड इकट्ठा किया और दूर के इलाकों में उस पत्थर की तलाश शुरू की, जिसकी मदद से पोटाश को बनाकर तैयार किया जा सकता था। इसी खोज के दौरान यूटा में मोइब शहर के नजदीक पहाड़ी इलाके में वह पत्थर खोजा गया था, जिसकी मदद से पोटाश तैयार किया जा सकता था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो पत्थर जमीन से लगभग 3500 फीट नीचे थे, जिन्हें हासिल करने के लिए जमीन में खुदाई करने की जरूरत थी। अमेरिकी सरकार ने इस काम में जरा सी भी देरी नहीं की और उस जगह पर खुदाई करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद जमीन के अंदर से मिलने वाले पत्थरों से पोटाश को प्राप्त करके कई चीजों को बनाकर तैयार किया जा रहा था। इस तरह अमेरिका की जरूरत भी पूरी हो रही थी। लेकिन साल 1963 में अमेरिका को एक बार फिर बड़ा झटका लगा। दरअसल जिस जगह पर पत्थरों की खुदाई चल रही थी, वहां पर जमीन से मीथेन गैस का रिसाव होने लगा था। ऑक्सीजन के संपर्क में आने की वजह से मीथेन गैस में आग लग गई और फिर पोटाश के रिएक्शन की वजह से पूरी की पूरी खदान में जोरदार ब्लास्ट हो गया था, जिसमें 18 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी और कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। इस हादसे के बाद यह साफ हो गया था कि जमीन में खुदाई करके पत्थरों को बाहर निकालना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जमीन के अंदर मीथेन गैस की सही मात्रा का पता लगा पाना बेहद मुश्किल था। साल 1964 में कनाडा में एक कंपनी ने जमीन के अंदर पत्थरों से पोटाश बाहर निकालने का एक नया तरीका खोज निकाला था, जिसके तहत कंपनी ने मशीनों के जरिए जमीन के अंदर 2 सुरंगों की खुदाई की थी। इसमें से एक सुरंग के जरिए प्रेशर वाटर को जमीन के अंदर भेजा जाता था, जो पत्थरों से टकराता था और फिर दूसरी सुरंग से बाहर निकल आता था। इस जमीन से बाहर निकलने वाले पानी में पोटाश की बहुत ज्यादा मात्रा होती थी, जिससे जमीन के ऊपर बनाए गए तालाबों में इकट्ठा किया जाने लगा था। इस तरह अमेरिका की पोटाश की जरूरत भी पूरी हो जाती है। आमतौर पर उस पानी में कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। इस केमिकल की वजह से तालाब के पानी में बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं, जबकि नीला रंग सूर्य की रोशनी को ज्यादा आकर्षित करता था। इसकी वजह से भाप बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है और तालाब का पानी जल्दी उड़ जाता है, जिसके बाद तालाब की सतह पर शुद्ध राख इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद मजदूर तालाब की सतह से शुद्ध राख को जमा करते हैं और उसे ट्रक में लोड करके फैक्ट्री तक ले जाया जाता है, जहां रैक का यूज करके साबुन, गन पाउडर और ग्लास की कई चीजों को बनाकर तैयार किया जाता है। यूटा में इन 23 तालाबों का रंग एक दूसरे से अलग है, जो पानी की भाप बनने की प्रक्रिया से ताल्लुक रखता है। जब तालाब में ताजा पानी इकट्ठा होता है तो उसका रंग नीला होता है। वहीं जैसे जैसे सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर उड़ने लगता है तो उसका रंग पहले हरा और फिर बाद में पीला हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान तालाब में इकट्ठा पानी को भाप बनकर उड़ने में लगभग 6 से 8 महीने का समय लगता है, जिसके बाद तालाब की तलहटी पर सफेद रंग की पोटाश इकट्ठा हो जाती है। वर्तमान समय में इन तालाबों की मदद से अमेरिका इतना ज्यादा पोटाश प्राप्त कर लेता है कि उसे जर्मनी या किसी दूसरे देश से पोटाश खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहीं अगर आंकड़ों की माने तो अमेरिका को भविष्य में भी किसी दूसरे देश से पोटाश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूटा की जमीन के नीचे लगभग 2 बिलियन टन पोटाश है, जबकि 1 टन पोटाश की कीमत 645 अमेरिकी डॉलर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अमेरिका के यूटा राज्य में 23 तालाबों का रहस्य क्या है और उनका रंग बदलता क्यों रहता है।